everyone. Today we have one of very good student of Marula. आज हमारे साथ इंटरव्यू करने वाले हैं नीतीश बहुत अच्छे स्टूडेंट इसलिए रहे हैं क्योंकि इन्होंने मतलब अपना जो एमसीए एंट्रेंस है वो तो अच्छे से क्रैक किया ही था, बट उसके साथ ही साथ इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन को बहुत अच्छे से मैनेज किया, इतने अच्छे से मैनेज किया दैट ही वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट फॉर कंप्लीटिंग हिज बीसीए. आई थिंक ही कंप्लीटेड हिज बीसीए फ्रॉम सीएसएम यूनिवर्सिटी. वेल डिटेल्स नीतीश शेयर की करेंगे कैसे उन्होंने इतनी ब्यूटीफुली हैंडल किया अपने ग्रेजुएशन को अपने प्रिपरेशन के साथ साथ. ये सब हम आज की जर्नी में जानना चाहेंगे. तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम नीतीश के इंट्रोडक्शन से. सो नीतीश, आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बैकग्राउंड का भी दे दीजिएगा और थोड़ा सा पोस्ट ग्रेजुएशन का, फिर अपनी जॉब का भी बता दीजिएगा आप सबको. Okay, so first of all, thank you for such a sweet words. Hello everyone, my name is Nitish Kumar and I am a postgraduate student doing my degree from NIT Jamshedpur, and I did my bachelor's in computer application from CSGM University, and I am an upcoming SD intern in Checkbook. So yeah, this is me. Okay, so नीतीश की जर्नी आप उठा के देखेंगे ना, तो इसलिए मुझे नीतीश मतलब वैसे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑब्वियसली आपको सबसे कुछ ना कुछ मोटिवेशन लेना चाहिए. सबकी स्टोरी में कुछ अच्छी बात होती है, कुछ सीखने को होता है. बट पर्सनली नीतीश से मैं भी काफ़ी मोटिवेट इसलिए हो पाती हूँ क्योंकि इनकी आप जर्नी उठा के देखेंगे ना, तो आपको कोई अभी तक खैर मैं ऐसा विश करूँगी कि आगे भी नीतीश को फेलियर्स ना देखने पड़े, आगे भी बहुत अच्छी रहेगी जर्नी, स्मूथ रहे. बट आप अभी इनका पास भी देखोगे ना, तो सब इतने अच्छे से इन्होंने क्लियर किया. मतलब ग्रेजुएशन भी बहुत अच्छे से किया, इतने अच्छे से किया कि गोल्ड मेडलिस्ट रहे. फिर उन्होंने इनको गैप भी नहीं लेना पड़ा. इन्होंने अपने ग्रेजुएशन के साथ ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और इन्होंने लाइक हम कहते हैं अपीयरिंग वाले स्टूडेंट जो थर्ड ईयर के साथ एग्जामिनेशन देते हैं, तो ये भी अपीयरिंग स्टूडेंट थे. इन्होंने क्लियर किया नेमसेट, अपना NIT जमशेदपुर में एडमिशन लिया और NIT जमशेदपुर में भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. खैर मैंने इसके बारे में इनसे पूछा नहीं, बट ऑब्वियसली कर रहे होंगे, इसीलिए इनका प्लेसमेंट इतनी जल्दी हो गया. क्योंकि अभी 5th सेमेस्टर में होते हैं स्टूडेंट्स, और 5th सेमेस्टर में जिसका प्लेसमेंट हो जाता है ना, उसका जल्दी ही मानना चाहिए क्योंकि 6th सेमेस्टर के एंड तक ऑलमोस्ट चलते हैं प्लेसमेंट्स. तो नीतीश, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आपने ये जो बैलेंस मेंटेन किया, मतलब बैलेंस मेंटेन करना तो चलो एक आम बात हो जाती है कि हम अच्छे परसेंटेज से हम पास हो गया. ये जो टॉपर वाला आपने जो अचीवमेंट रखा बीसीए में प्रिपरेशन के साथ साथ, फिर ऐसा भी नहीं हुआ कि आपने निमसेट में ख़राब परफॉर्म कर दिया हो या फिर आप यहाँ पे अच्छा नहीं कर पाए, दोनों जगह पे इतना अच्छा संतुलन आपने कैसे मेंटेन किया? नो डाउट थर्ड ईयर में साथ में मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट वही चीज़ है कि अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आते हो कि हाँ पे करना ही है तो आप कर लेते हो. सो वही मेरे साथ भी था. और रही बात एमसीए में भी, तो वही जो पॉजिटिव माइंडसेट था मेरा, जो मैं निमसेट के साथ लेके आया था, वही चीज़ यहाँ पे भी कंटिन्यू करी. सो वही मुझे बेनिफिट करी. ओके. अच्छा नीतीश, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो यूजुअली अच्छा, खैर ये क्वेश्चन कोई ऐसा प्रमोशनल क्वेश्चन नहीं है, तो इसको ऐसा ना सोचा जाए कि मैं मावला के बारे में बात कर रही हूँ तो कुछ प्रमोशनल कंटेंट है. मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि यूजुअली मैं तो खैर ड्रॉप आउट स्टूडेंट थी, तो मुझे इतना कुछ मतलब मुझे और कुछ देखना ही नहीं था, मुझे वहीं पे टाइम देना था, तो मैं तो पूरा दिन बैठती थी. बट जो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट है उनके लिए काफ़ी हेक्टिक होता था कि आके कॉलेज से क्लास लेके आए, फिर कोचिंग में आके क्लासेस अटेंड करना, फिर कोचिंग में अच्छा सर अगर आप मिस करते थे क्लासेस तो जो भी बच्चे मिस करते थे उनको डांट पड़ती थी बहुत तगड़ी, सर पनिशमेंट भी दे देते थे. तो पर कोचिंग्स में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो आपको कभी नहीं लगा कि नहीं मैं गलत जगह आ गया यार, फालतू का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मैं ग्रेजुएशन में दिक्कत कर रहा हूँ? नहीं भी ऐसा तो कभी नहीं लगा कि गलत कोचिंग में आ गया या कुछ गलत डायरेक्शन है. बट ये था कि जैसे कि क्लासेस की थी तो मैं CSGM से पढ़ा हूँ, तो वहाँ 75% मेंटेन करना ज़रूरी है. सो ऐसा नहीं था कि मेरी जर्नी एकदम स्मूथ थी. बीच में एक बार ऐसा भी आया था कि मैंने सोचा था कि हाँ छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरे से दोनों चीज़ में हैंडल नहीं हो रही थी. बट ये है कि फिर मैंने डिस्कस करी थी, बातचीत सर से करी थी, तो सर ने अच्छे से समझाया था. मैं एक दिन का ब्रेक लेके गया था कोचिंग में. कि मैंने उस दिन एनालाइज किया था कि ठीक है 2 महीने पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि ठीक है ड्रॉप करते हैं, देखते हैं क्या होगा. बट एक दिन एनालाइज करने पे पता चल गया कि कुछ नहीं होता पढ़ाई. तो मैं सर के पास गया, सर से बात करी, तो सर ने समझाया कि देखो स्टार्टिंग में सबके साथ होता है. सो मैं ऐसा पहला बंदा नहीं था, सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है. बट वही चीज़ है कि लास्ट में तुम क्या देखना चाहते हो अपने आप को. फिर यही है कि आप एक पॉइंट रिमेंबर करते हो कि हाँ आपने अगर उस टाइम थोड़ा सा और एफर्ट किया होता, थोड़ा सा और सेक्रीफाइस करते या झेल जाते, तो आप में भी अच्छा करते. सो वही चीज़ मैंने वहाँ पे मेंटेन करी थी.
सो और बाकी वही है कि सर की गाइडेंस हमेशा रहती थी, और बस यही था कि एक बार हुआ था, फिर बाकी मेरे पास तो अच्छे फ्रेंड सर्कल भी थे, तो मैं काफ़ी मोटिवेटेड रहता था मेरे और भी फ्रेंड्स के साथ, तो वो उनको देखा देखी में सब बस हो गया ये था। अच्छा नीतीश, एक मेरा अगला सवाल आप ही के आंसर से निकल के आया है कि आपने जैसे बोला कि आप एक दिन का ब्रेक लिया, आपने सोचा कि करके देखते हैं, अच्छा सेल्फ स्टडी करके देखते हैं, फिर नहीं हुआ, फिर आप दोबारा गए कोचिंग। तो ये यूजुअली बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, मतलब हर बैच में होता है कि जब मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चों का मन नहीं होता है, कभी कभी जब बहुत प्रेशर आ जाता है, हमारे रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते हैं अच्छे, तो बच्चे ये सोचते हैं कि चलो अच्छा मेन एम तो है हमारा रिवीज, जब क्योंकि ऐसा होता है कि दिसंबर तक यूजुअली काफ़ी सिलेबस हो चुका होता है, तो उस टाइम पे ये चीज़ शुरू होना मतलब होना शुरू होती है कि लोगों को लगता है आने जाने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, और पढ़ा तो दिया ही गया है, हमें रिवाइज करना है, तो हम घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, या जहाँ भी आप रह रहे हो वहाँ पे भी कर सकते हैं, कम टाइम में चीज़ें हो जाएंगी, अच्छे से मैनेज हो जाएंगी। तो आपको मतलब क्या लगता है कि इसका कुछ बेनिफिट मिलता है कि मतलब ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो किसी भी मोड में हो, आपको एक एनवायरनमेंट, मतलब कोई इट्स नॉट लाइक, मैं सिर्फ एमसीए एंट्रेंस को लेके नहीं बात कर रही हूँ, एक जनरल वे में लाइक एजुकेशनल पूरी जो आपकी लाइफ होती है, आप कुछ भी सीखने जा रहे हो, तो एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ता है, या फिर आप सेल्फ स्टडी से भी वो चीज़ कर सकते हो अचीव? दी इन्वायरमेंट का फर्क है, ऐसा नहीं है कि आपको कभी ऐसा इफेक्ट नहीं करता। इन्वायरमेंट में आप रहते हो तो आपको कंपटीशन के बारे में पता चलता है, मीन्स आपकी पेयर कैसी है, आपकी पेयर प्रेशर कितना हैंडल है, कितना आप केपेबल हो, कितना आपको पढ़ना है। मीन्स ये है कि आप सेल्फ स्टडी तो कर ही रहे हो तो एक साइड में, ऐसा नहीं है कि आप अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो आप सेल्फ स्टडी नहीं करते, आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते, बट इन्वायरमेंट का रोल ये है कि आपको अप टू द मार्क रखने में वही काम करता है कि आप अपने कलीग्स के साथ कैसे, मीन्स आप कैसे कंपेटेबल हो उनके साथ। सो ये सारी चीजें आपको वहीं से पता चलेगी। नो डाउट ऑनलाइन रहने से भी, अभी सिचुएशन भी ऐसी थी कि कोविड का सिचुएशन था तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, तो उस सारे सिचुएशंस में भी हमें उस चीज को भी हैंडल करना आना चाहिए। सो मेजर थिंग ये है कि हम अपने माइंड सेट से जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे वही चीज हमें फोकस करेगी। बाकी ऑफलाइन पढ़ना और ऑनलाइन पढ़ना, मेरे हिसाब से ऑफलाइन में थोड़ा सा एडवांटेज होता है क्योंकि आप अपने पेयर के साथ रहते हैं और आपको कंपटीशन का एक्चुअल मीन्स आप ऑन ग्राउंड जानते हो कि हाँ आपको कितना क्या एफर्ट्स लगाना है। सो हाँ, बेनिफिट तो करता है ऑफलाइन एंड ऑन इधर जाके करना। एज पर माई एक्सपीरियंस, मतलब आपको लाइक अगर आप प्रिपरेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, तो वहाँ पे तो मुझे मतलब बहुत बड़ी चीज़ ये समझ में आती है कि अगर आप मतलब अगर आप कहीं भी लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो ना, या आप किसी कोचिंग में नहीं हो, या फिर आपने चलो आप कोचिंग नहीं भी कर रहे हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो एटलीस्ट एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, जहाँ से आपको दूसरों की मेहनत का भी पता होना चाहिए। जब तक ये नहीं पता है कि दूसरे कैसी तैयारी करें या दूसरों की तैयारी किस लेवल की है, तो आप भले ही दिन रात पढ़ रहे हो ना, नहीं पता कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। और सिर्फ ऐसा नहीं कि मतलब हाँ दूसरों की प्रिपरेशन जाना ज़रूरी है क्योंकि आपको अच्छा परफॉर्म करना है, आपको क्रैक करना है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको ना सिर्फ पढ़ना नहीं सिखाती हैं कोचिंग्स या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आपको हार हैंडल करना भी आ जाता है वहाँ पे रह के। जहाँ पे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो इन इंस्टीट्यूशंस में, आप कभी आपकी रैंक अच्छी आ रही होती है, कभी ख़राब आ रही होती है, कभी जो 10वीं रैंक वाला होता है वो फर्स्ट नंबर पे पहुंच गया होता है, आप जिसको हम यूजुअली ह्यूमन नेचर होता है कि यूजुअली हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा ये मेरा फ्रेंड है, हमारा बेस्ट फ्रेंड है वो, लेकिन हमें पता होता है कि अच्छा ये हमसे वीक है। तो भले ही वो हमारा बेस्ट फ्रेंड हो, एकदम से अगर वो आपके आगे निकल जाएगा ना, तो आपको बहुत अखरती है ये बात, और अखरनी भी चाहिए, क्योंकि एक तरीके से आप पीछे रह गए ना, आपने शायद इम्प्रूव नहीं किया, आपसे जो कमज़ोर था वो इम्प्रूव करके आपके आगे बढ़ गया, आप पीछे रह गए, आप कांस्टेंट रह गए, आपका ग्राफ जो है एक्सपोनेंशियल नहीं था। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये आप जब जाओगे उस माहौल में तभी आपको रियलाइज़ होगा, तभी आप हैंडल करना सीख पाओगे, और ये आगे तक आपके साथ होना है, आपकी वर्क लाइफ में भी ये चीज़ें होंगी। तो इसलिए ज़रूरी होता है ऐसे अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आप जा सकते हो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो, तो कोशिश करो कि आप ऑफलाइन ज्वाइन करो। हाँ, कुछ बच्चे दूर के होते हैं या कुछ फाइनेंशियल प्रेशर होता है, नहीं हैंडल कर पाते, तो ठीक है आप ऑनलाइन अफोर्ड कर सकते हो, ऑनलाइन अफोर्ड करो। वो भी नहीं कर सकते अगर आप, ठीक है उतना भी नहीं सर्कमस्टांसेस है आपके, आप सेल्फ प्रिपरेशन भी चूज़ करो, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि आप अपना एनालिसिस भी करते रहो, और बाकी बाहर के लोग कैसे कर रहे हैं, क्या स्थिति है, उसका भी आइडिया होना चाहिए, तभी अच्छे से हो पाएगा। नहीं तो ऐसा होगा एकदम से पेपर अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं अच्छा हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत हिल जाता है, आप हैंडल नहीं कर पाते हो पीयर प्रेशर। सो ये था हमारा एक ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड का डिस्कशन या एनवायरनमेंट का डिस्कशन। नीतीश, अच्छा आपके हिसाब से एक मतलब एक काफ़ी कॉमन डाउट होता है बच्चों का, आपके हिसाब से जो एमसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन है, इसमें बेसिकली मतलब
हमें मैक्सिमम कितना टाइम चाहिए होता है, मतलब कितना टाइम देना चाहिए। एंड इसी के साथ एक और क्वेश्चन का मैं चाहूँगी आप आंसर दें कि एमसीएनडीए से काफ़ी सारे एग्जामिनेशन होते हैं। मैं हमेशा स्टूडेंट से कहती हूँ कि ठीक है, तुम्हारा सपना होगा एनआईटी त्रिची जाना या तुम्हारा सपना होगा जेएनयू जाना, पर कभी तैयारी सिर्फ जेएनयू या सिर्फ निमसेट की मत करते रहना। अपनी बकेट लिस्ट में डाल के रखना 4-5 एग्जाम, क्योंकि तुम्हें 1 साल की प्रिपरेशन के बाद खाली नहीं बैठना है। तो ये जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, अब तो खैर बहुत अच्छा हो गया कि सीयूईटी में बीएचयू जेएनयू सब आ गए, तो अब बच्चों को अलग अलग से 10 एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है। फिर भी अगर हम मेन एग्जाम्स की बात करें तो निमसेट, सीटी महाराष्ट्र, आपका सीयूईटी हो गया। तो आपको क्या लगता है कि इन सब एग्जाम के लिए अलग अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, अलग से स्ट्रैटेजी होती है, मतलब जो एक पेपर की तैयारी कर रहा हो दूसरे की नहीं कर सकता, या फिर मतलब किस तरीके से, अगर कोई बच्चा सारे एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा है तो कैसे करना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए? ओके ओके सी, सो ठीक है जी। मतलब ऐसा नहीं था, मेरा सिर्फ टारगेट निमसेट नहीं था, मैंने काफी एग्जाम्स भी दिए हैं जो एमसी एंट्रेंस के हैं। सो लकीली मेरे कुछ क्लियर्स भी हुए थे। सो वन ऑफ देम वाज डीयू एमसीए, जो कि वन ऑफ द डिफिकल्टेस्ट पेपर समझते हैं हम, क्योंकि उसमें कॉमन मैथ्स नहीं है, मीन्स उसमें हायर मैथमेटिक्स होती है। सो ये था कि मीन्स अगर आप बेसिक्स क्लियर कर लेते हो अच्छा खासा, अगर आप मीन्स जैसे हम प्रिपेयर करते हैं तो स्टार्टिंग में हम ये सोच के ही करते हैं कि हाँ हमें निमसेट निकालना है, बट अगर आप बेस क्लियर कर लेते हो सो ये होता है कि हम स्टक नहीं रहते हैं। और अगर हम ये दिमाग में बना के रखते हैं कि बस हमें एक एग्जाम देना है, तो ये गलत है। अगर आपके पास अदर ऑप्शंस भी है तो आपको उनको दिमाग में रखना ही है कि आपको उन्हें भी करना है, क्योंकि आप सिर्फ एक डायरेक्शन में सोच के नहीं चल सकते। मीन्स आपके पास अगर ऑप्शंस हैं तो आपको हर चीज को सोचना ही है। और रही बात अगर प्रिपरेशन की, तो मेरे हिसाब से 6 मंथ्स इट्स ओके फाइन। जो अगर थोड़ा सा मैथ्स बैकग्राउंड से है, थोड़ा सा मैथ्स जानता है, तो 6 मंथ्स इट्स ओके। बाकी आप एक्स्ट्रा 1-2 मंथ्स एप्टीट्यूड और रीजनिंग और मैथ्स कंप्यूटर, इंग्लिश और कंप्यूटर के लिए ले सकते। बाकी ये है। बाकी मेरे हिसाब से भी यही है कि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो, मीन्स अगर आपका बेस क्लियर है, तो आप कोई भी एग्जाम देने जा सकते हो। जैसे थोड़े बहुत एग्जाम जैसे जेएनयू हो गया या डीओएमसी हो गया, तो वो थोड़े हायर मैथमेटिक्स के लिए होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उनका सिलेबस हम टच नहीं कर सकते। हम सिलेबस टच कर सकते हैं, जैसे वहाँ पे भी कैलकुलस आती है। सो अगर हम निमसेट के टाइम पे अगर कैलकुलस अच्छे से कर रहे हैं, ज्योमेट्री अच्छे से कर रहे हैं, सो हमें 2-3 टॉपिक्स ही अच्छे से करनी है वहाँ पे, नंबर थियरी, जो कि हम आराम से पढ़ सकते हैं आधा या 20 दिन के अंदर। सो ये होता है कि हमें स्ट्रैटेजी भी उसी हिसाब से बनानी, जैसे अगर कोई टारगेट कर रहा है निमसेट और ड्यू के लिए, सो ये हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा कैलकुलस अच्छे से करे, फिर बाद में थोड़े से हायर मैथमेटिक्स देख ले। सो ये होता है कि आप क्लियर तो कर सकते हो कोई भी एग्जाम, अगर आप डेडिकेटेडली काम कर रहे हो उस चीज पे, तो आप आराम से कर सकते हो। सो या ऑप्शंस रखने चाहिए, मीन्स एक डायरेक्शन में नहीं चल के काफी सारे ऑप्शंस रखने पे आपको ही कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ ठीक है, अगर ये नहीं तो ये तो है हमारे पास। ये चीज अच्छी लगती है बाद में। बिल्कुल अच्छी लगती है, और ये मतलब होनी भी चाहिए। लाइक मेरे केस में ही हुआ था। लाइक शुरू से सोचा तो यही था, ऑब्वियसली भी मैंने ड्रॉप लिया था। तो जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट भी हुआ था, तो मेरा निमसेट में मतलब बहुत ही खराब रैंक आई थी, 1100 के आसपास थी। तो उसमें एनआईटी तो कोई नहीं मिलनी थी, एचबीटीयू मिलता शायद 3rd राउंड तक या 2nd राउंड तक। बीएचयू में मेरी ठीक रैंक थी। बीएचयू खराब यूनिवर्सिटी नहीं है, बहुत अच्छी जगह है। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स वहाँ से काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट लेके आए। जितना पैकेज एनआईटी से लोगों ने निकाला उतना उन्होंने बीएचयू से निकाल लिया, ठीक है। तो लेकिन उस टाइम पे ऐसा था कि मैंने प्रिपरेशन उतने अच्छे से नहीं की थी। तो मुझे मतलब मुझे भी ये लगा, मेरी फ्रेंड कि मतलब उनको क्या लगा कि करना चाहिए नॉन सीएस वाले बच्चों को एमसीए कि नहीं करना चाहिए। नहीं, मेरे हिसाब से अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस फील्ड में, तो आपको आना चाहिए इस फील्ड में। फील्ड अच्छी है, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। जैसे कि मेरे हिसाब से कभी भी बैरियर नहीं होता फील्ड, अगर आपका इंटरेस्ट है आप कर सकते हो। ये होता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, बट मेरे बैच में जितने भी हैं काफी लोग हैं, 20-30 बच्चे हैं जो नॉन सीएस बैकग्राउंड से हैं। कोई कोई तो केमिस्ट्री का भी है, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स के हैं। तो ये नहीं कि वो अच्छा नहीं कर रहे, काफी अच्छा मेहनत भी कर रहे हैं, काफी अच्छी प्लेसमेंट्स भी ले रहे हैं। सो ऐसा नहीं होता कभी कि आपको आपका बैकग्राउंड कभी रोकेगा। आप अगर मेहनत करना जानते हैं, अच्छे से स्ट्रगल करना जानते हैं, थोड़ा सा अच्छा ज्यादा, ये होता है कि थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे, 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, थोड़े से ज्यादा ही रिसोर्सेस रेफर करने होंगे, थोड़ा ज्यादा ही यहाँ वहाँ भागना होगा। बस अगर इतना आप कर सकते हो तो मेरे हिसाब से आप मिडल ऑफ द जर्नी में ही आप पहुंच जाते हो, बराबर इक्वल लेवल पे आ जाते हो। उसके बाद तो गेम ईजी होता है। सो बस यही होता है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं कि नॉन सीएस या सीएस बैकग्राउंड से। बस ये होना चाहिए कि आपके जो डिसीजन है वो स्ट्रांग होना चाहिए और फोकस्ड हो, कि आपको पता होना चाहिए कि अगर एमसीए करने जा रहे हो तो सीरियसली मेहनत करनी है वहाँ पे। सो यही। ओके, सो काफ़ी अच्छा नीतीश, काफ़ी सरल आंसर देते हैं और काफ़ी मेरे को सही शब्द नहीं याद आ रहा, कि काफ़ी लॉजिकल होती हैं। मतलब आप रिलेट कर सकते हो कि सही बात है। जैसे नहीं बोलते कि बारिश हुई है तो आदमी गीला होगा अगर छाता नहीं है, तो नीतीश एकदम क्लियर बात बोलते हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी सरल इंसान है नीतीश।
नितीश, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि बीसीए करने के बाद यूजुअली जो दो मोस्ट कॉमन ऑप्शंस होते हैं वो एमसीए या एमबीए। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स एमबीए ही चूज़ करते हैं अभी भी, ठीक है। बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो बीसीए के बाद एमसीए कर रहे होते हैं। मेरा मतलब मेरे खुद के घर में एग्जाम्पल है, मेरे भाई को मैंने बीसीए कराया जब मैं एमसीए स्टार्ट कर रही थी, और वो बीसीए के बाद एमबीए करने गया, क्योंकि उसने तो साफ बोल दिया कि मेरे से बीसीए नहीं छिला, एमसीए कैसे छिलेगा। तो आपने क्यों चूज़ किया बीसीए के बाद एमसीए? एंड क्या मतलब ऐसे क्या पैरामीटर्स होते हैं, या मतलब जिससे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। मैं खुद भी बीएससी के बाद कंफ्यूज थी कि मेरे को एमबीए करना चाहिए या एमसीए करना चाहिए। तो आपके हिसाब से ऐसे क्या पैरामीटर्स है जिससे जब अगर कोई स्टूडेंट कंफ्यूज है, अगर किसी को इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा कंप्यूटर साइंस में, तो फॉर श्योर आप एमसीए जाओ, आप मतलब एमबीए क्या ही करोगे। अगर आपको इंटरेस्ट है जिस फील्ड में, आपको उसमें ही कंटिन्यू करना चाहिए। तो आपके हिसाब से आपने किस बेसिस पे डिसाइड किया कि नहीं मुझे एमसीए ही करना है? मतलब अगर हम इंटरेस्ट को साइड में रख दें, कोई बच्चा अगर कंफ्यूज है, नहीं समझ में आ रहा उसको, उसके लिए दोनों, मतलब उसको लग रहा है कि दोनों ऑप्शंस ठीक हैं। मेरा मेन एम है कि मैं 3-4 साल बाद जाके मतलब इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, ठीक ठाक मेरी सैलरी हो जाए, मैं अपनी फैमिली को नीड्स को फुलफिल कर पाऊँ। तो उस बेसिस पे हम देखें तो कैसे हम डिसाइड करें कि हमें एमबीए करना चाहिए या एमसीए करना चाहिए। दिस इज़ फॉर बीसीए स्टूडेंट्स, क्योंकि आप बीसीए के थे तो मैं बीसीए के पर्सपेक्टिव में पूछूंगी। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा है मुझे, क्योंकि ये था कि मेरे दिमाग में स्टार्टिंग से ये था कि मैं कंप्यूटर फील्ड में इंटरेस्टेड था। तो मेरे तो हमेशा एक ही बात थी कि बीसीए अगर कर रहे हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग नहीं करी, सो अब बचता क्या, एक ही ऑप्शन था, बीसीए एमसीए करो। और मैं लकी भी था, क्योंकि मुझे एमसीए के बारे में सेकेंड ईयर में पता चला था, मंथ्स एंड में पता चला, और कोचिंग के बारे में तो काफ़ी लेट ही पता चला था मुझे, पर भी ठीक है। सो ये था कि मेरे दिमाग में पहले से इंटरेस्ट था। अब जिन्हें नहीं पता, कि थोड़ा भी कंफ्यूजन रहता है कि एमसीए करना है कि एमबीए करना है, सो मैं सिंपली दो चीज़ करता था। थोड़ा टाइम देता था, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करता था, एनालिसिस करता था कि हाँ, अगर मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ तो इस फील्ड से मुझे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या मैं कंपैटिबल हूँ, अगर इस चीज़ में जाऊँगा तो मुझे क्या क्या नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, और क्या मैं इस चीज़ में सर्वाइव करूँगा कि नहीं। सो मेरे हमेशा यही पैरामीटर्स रहते थे। इन सारी चीज़ों को मैं नोट करता था, देखता था। मीन्स जिनके लिए कि जो अगर कंफ्यूज है तो ये भी ट्राई कर सकते हैं कि आप खुद के पैरामीटर्स थोड़ा बनाइए, देखिए कि हाँ, आप क्या इस चीज़ में कंपेटेबल होंगे, लॉन्ग टर्म में कैसा सोचते हैं, या आपका गोल्स क्या है, आपको क्या अचीव करना है। नो डाउट सबको ही जॉब करनी है और सेटल होना है, बट क्या आप सर्वाइव करोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सो जैसे कि जिसमें थोड़े से मैनेजरियल या लीडरशिप वाली क्वालिटी ज़्यादा होती है तो एमबीए साइड चला जाता है। बाकी जो थोड़े टेक्निकल साइड में, अब तो हर कोई मोबाइल लैपटॉप चलाता है, तो हर कोई ये चाहता है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, और मार्केट में डिमांड भी है, तो सब यही कहते हैं कि हाँ, मार्केट में वैल्यू है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। सो सब यही सोचते हैं कि ठीक है। तो उस उनके लिए क्लियर कट है कि वो एमसीए कर सकते हैं, एमसीए करने के बाद अच्छी खासी जॉब भी मिल जाती है। एमबीए भी कोई बुरी फील्ड नहीं है, बट वही चीज़ है कि आप सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं, वो चीज़ आपको देखना जरूरी है। सो वही कुछ पैरामीटर्स है, आप उसको नोट करो और फॉलो कर सकते हो अपना पैशन जिधर भी आपका। ओके, सो दैट वाज अ पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम नीतीश। मेरे हिसाब से अगर मतलब नीतीश ने जो बात कही फॉर श्योर सही है, बिल्कुल आपको इन चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए। मेरे हिसाब से बीएससी वाले ज़्यादा शायद मेरे से रिलेट कर पाएँ, क्योंकि उनको कोई आइडिया, मतलब उनके लिए दोनों ही फील्ड्स नहीं होने वाली हैं, चाहे आप एमबीए में जाओ चाहे एमसीए में जाओ। फिर भी एक कॉमन सा डिफरेंस जो दोनों फील्ड्स में होगा वो ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना चाहते लोगों से, एमसीए में आपका मतलब एमसीए करके जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे, आपका काम थोड़ा सा सिंपल होता है। आपको मतलब आप उस टाइप के इंसान हो जो उसको ये रहता है कि मुझे मेरा काम दे दिया जाए, मैं कर लूँ अच्छे से, ख़त्म कर दूँ। मेरे से कोई पूछे तो ऑब्वियसली आप आंसर तो आपको देना ही पड़ेगा आपको अपने काम का, बट उसे ज़्यादा मतलब किसी को समझाने में, या कि आप मीटिंग्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स अटेंड करने में, या बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन में उसे इंटरेस्ट नहीं आता है। वैसे इंसान हुआ तो एमसीए आपके लिए बेटर फील रहेगा, क्योंकि आप अगर मैनेजमेंट साइड में जाओगे तो आपका काम है मैनेज करना, आपको चीज़ें मैनेज करनी है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। यूजुअली जो मैनेजमेंट में जाते हैं, काफ़ी ट्रिप्स आपको करनी पड़ती हैं, काफ़ी हो सकता है कि एक वीक में जैसे जैसे आप प्रमोट होते जाते हो ना, तो एमबीए में यूजुअली ऐसे होता है, जो जितना ज़्यादा आपका प्रमोशन होगा ना, आपका ट्रैवलिंग टाइम भी उतना बढ़ता जाएगा, आप बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। तो अगर आपको पसंद है ट्रैवल करना, आपको इंटरेक्ट करना लोगों से ज़्यादा पसंद है, कंप्यूटर से ज़्यादा आपको लोगों से बात करना अच्छा लगता है, वैसे आप अपनी बात ज़्यादा अच्छे से समझा लेते हो, तो आप फॉर श्योर एमबीए करो। अगर आपको लगता है कि नहीं, किताबें मेरे काम ज़्यादा अच्छा कर देती है, मैं खुद आपको लगता है कि मैं बोल के समझाऊँ, उससे अच्छा मैं कुछ पीस ऑफ कोड लिख दूँ जो मेरा काम कर दे, आदमी को वैसे समझ में आ जाए, उस तरीके के इंसान हो तो एमसीए के लिए जाना।
जो बीसीए के स्टूडेंट है मेरे हिसाब से उन्हें एमसीए करके एक ये प्रिविलेज मिलता है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम यूजुअली होता है ना कि अभी और पढ़ना पड़ेगा, तो एमसीए में ऐसा नहीं होगा। अगर आपके साथ आप मतलब बीसीए के स्टूडेंट हो तो आपको ऐसा नहीं पढ़ना, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। एमबीए थोड़ा सा नया फील्ड हो जाता है बीसीए वाले बच्चों के लिए भी। मैनेजमेंट में आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। लास्ट चीज़ जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, चाहे आप एमबीए करने चाहो चाहे एमसीए, कोई भी चीज़ करो ना अच्छी जगह से करो, ताकि आप 3 साल बाद या 2 साल बाद जब करके अपना कोर्स कंप्लीट करके निकल रहे हो तो आपके हाथ में एक अच्छा पैकेज हो। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, हाँ बोलते हैं हम कि नहीं पैसे के पीछे मत भागो, अपने सपने पूरे करो, तुम्हें खुश होना चाहिए, बट अरे यार अगर तुम अपनी चीज़ें मतलब अपनी तो छोड़ो, तुम 3 से तुम्हारे मम्मी पापा ही नहीं हमेशा कमाते रहेंगे ना, तुम्हें ज़रूरत है उनका ध्यान रखने की। तो पैसे नहीं होंगे तो कैसे तुम अपनी पेरेंट्स का इलाज करा पाओगे, आप बेसिक चीज़ें पूरी कर पाओगे। तो पैसे भी ज़रूरी हैं, कम से कम आप इतना तो कमा पाओ कि बेसिक चीज़ें पूरी हो सके। तो वो भी ध्यान में रखना है कि मैं जहाँ से नौकरी करके, जहाँ से मैं अपनी पढ़ाई करके निकलूँ वहाँ से मुझे कम इतने की नौकरी मिल जाए, या मैं जो भी आगे फील्ड चुन रहा हूँ अपने लिए चुन रही हूँ उसको, उस फील्ड से मुझे एक अच्छा करियर या एक एवरेज करियर कम से कम मेरा बन पाएगा कि नहीं। ठीक है, तो ये था मेरा आज का ज्ञान। और नीतीश के साथ हमारा जो भी आज इंटरेक्शन हुआ, जो भी चीज़ें उन्होंने बताई, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई कि आपको बीसीए वालों के लिए तो प्रेशर कितना, मतलब कितना अच्छा हो गया अगर सोच के कि अरे बीसीए में जो पढ़ा है भाई एमसीए में पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अभी मेहनत कर लो जितनी करनी है, एंट्रेंस अच्छे से निकाल लो, फिर आगे मौज ही मौज है। अच्छा, वैसे मैंने बोला था लास्ट क्वेश्चन, लेकिन एक और क्वेश्चन मैं नीतीश से पूछना चाहूँगी। प्लेसमेंट्स का क्या सिनेरियो, काफ़ी आसपास इस समय सुनने में हो रहा है कि रिसेशन आ गया है, आ भी गया है। हाँ, काफ़ी कंपनीज जो हैं फायर कर रही हैं कैंडिडेट्स को, बट आपको क्या लगा, क्या रिसेशन का मतलब असर आपको ऐसा कुछ अपने प्लेसमेंट्स में देखने को मिला, या आपको ऐसा लगा कि नहीं पैकेजेस अब की बार कंपनीज दे रही हैं, या आप लोग अफेक्टेड हो रहे हो इन सब चीज़ों से? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस? सो हाँ, मतलब ये तो फैक्ट है, रियलिटी भी है कि रिसेशन तो है, बट मेरे हिसाब से वो जो भी कंपनी जिनके भी पेरेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स हैं या फॉरेन है उनको इफेक्ट कर रहा है। इंडियन कंपनी जिनका ओरिजिन इंडिया है उनको थोड़ा कम कर रहा है, बट ये है कि इफेक्ट तो दिखा है हर कॉलेजेस में। मीन स्टार्टिंग का फेज अच्छा था, जो हम स्टार्टिंग फेज कहते हैं, तो वो फेज अच्छा था। अभी थोड़ा सा डाउन हुआ था बीच में, बट अब फिर से रिवाइव कर रहा है, फिर से कंपनीज आ रही हैं, पैकेजेस दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से डाउनफॉल होता है, बस ये होता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने लेने हैं नहीं लेने हैं उन पे थोड़ा सा इफेक्ट करता है। बाकी कंपनीज आती हैं, विजिट करती हैं। बाकी यहाँ पे आपका कंपटीशन सिर्फ आपके स्किल से नहीं, आपकी नॉलेज से नहीं, यहाँ पे आपका पेशेंस से भी टेस्ट किया जाता है कि आपके पास कितना पेशेंस है और कितना आप डेडिकेटेडली काम कर सकते हैं। सो सीन के साथ, सिचुएशन के साथ सब बदलता है। और हाँ, इफेक्ट तो करता है। अब आईटी फील्ड है तो अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। सो ये है कि कॉन्स्टेंटली नहीं रहता वो फेज, कभी ना कभी वो फेज अप के साइड जाएगा ही, साइन कर्व के जैसे हम मान सकते हैं। सो अभी डाउनफॉल है तो कभी ना कभी अप तो जाएगा ही। सो हमें उस अप के लिए प्रिपेयर करना होता है। सो ये था कि मेरे टाइम में ये था कि मेरी तो स्टार्ट में हो गई, तो ये था कि मैं लकी था कि मेरी स्टार्ट फेज में हो गई थी। बट ये कि बीच में स्लाइटली इफेक्ट कर रहा है, तो काफ़ी लोगों की अभी थोड़े से दिक्कत में हैं, बट ठीक है, वो कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे, क्योंकि कंपनीज आएंगी, ये गारंटीड है। और यही फायदा होता है कि आप अगर अच्छी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, रिनोड इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, सो वहाँ पे आपको एक चीज़ फॉर श्योर होता है कि आपकी प्लेसमेंट जरूर होगी। सो आप इस चीज़ की टेंशन नहीं लेते हैं कि आप आ तो गए हो तो आप खाली हाथ नहीं जाओगे। ये जो नीतीश ने मतलब बोला ना कि आप अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो आप नहीं खाली आ जाओगे, तो यही एक फ़ायदा होता है जिसके लिए हम मतलब बोलते हैं बच्चों को कि नहीं, कोशिश करो कि अच्छे कॉलेज में जाओ। इसका कारण ये होता है कि वो अच्छा कॉलेज किस लिए, उसकी एक रेप्यूटेशन उसने बना रखा है, मतलब अपना एक इमेज ऐसा कि यहाँ से बच्चे इतने का पैकेज लेते हैं, यहाँ से 90% प्लेसमेंट हो रहे हैं, तो उसको अपने वो इमेज मेंटेन करनी है। तो बहुत अच्छे रिलेशंस होते हैं कॉलेजेस के कंपनी के साथ, तो कंपनीज का टाई अप होता है कॉलेजेस से, तो वो बच्चों को मतलब आएंगी ही आएंगी, भले ही कितनी बुरी स्थिति हो वो आएंगी, भले ही पिछले साल 10 उठा के ले गई थी, अब इस बार 5 लेके जाएंगी, बट वो आएंगी। और ऐसे केसेस में कॉलेजेस क्या करते हैं, मतलब ऐसा तो है नहीं कि चलो कंपनी 10 ले जाती थी अब की बार 5 ले गई तो हम 50% बच्चे अपने छोड़ देंगे, अनप्लेस्ड रहने देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो क्या ही दूसरे दिन पेपर में आ जाएगा कि अरे ये एनआईटी में प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इतनी ख़राब स्थिति हो गई है, जो रिसेशन है बहुत, इंडिया पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, सो एंड सो, ठीक है, बहुत लंबा पोस्ट आ जाएगा पेपर में। तो कॉलेजेस ऐसे केस में क्या करते हैं कि
कंपनीज और बुलाते हैं, स्टार्टअप्स यूजुअली एनआईटीज या आईआईटी से स्टार्टअप्स को नहीं बुलाते हैं, कोशिश करते हैं जो पहले से एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं वो ज़्यादा बच्चे लेके जाएं। बट जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो काफ़ी सारे स्टार्टअप्स भी आते हैं, कई एड ऑन्स आपको दिखेंगे लिस्ट में। तो पूरा मतलब जोर लगा देते हैं आपके कॉलेज आपका प्लेसमेंट करवाने में, आपको बस तैयारी करनी होती है। कंपनी कहाँ से आएगी कैसे आएगी ये पूरा खेल जो होता है ये कॉलेज देखते हैं, तो ये एक फ़ायदा होता है अच्छे कॉलेज में जाने का। और एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि भले ही रिसेशन चल रहा है फिर भी ऑप्शंस, मतलब अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो ना, ऑप्शंस की कमी नहीं है। इतने इंडिया में स्टार्टअप्स मतलब खुल रहे हैं ना, हर रोज़ आपको दिखता है कि खुल रहे हैं और इतनी जल्दी यूनिकॉर्न भी बन जा रहे हैं आजकल। मतलब आप देखो इतना अच्छा सक्सेस रेट है, क्योंकि इंडिया बहुत ग्रोइंग फेज मतलब ग्रोथ वाले फेज़ में है अपने। जो इस समय हमारे मतलब खैर पॉलिटिकल बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन इस समय ऐसा मतलब बोला जाता है कि मेड इन इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है, तो इसीलिए किया जा रहा है कि इंडिया के जो इंडिया में जो ब्रांड्स हैं वो पॉपुलर हों, उनको हेल्प की जा रही है ग्रोथ में। तो इसलिए अभी आने वाले कुछ सालों तक इंडिया में ऐसा मतलब आपको ऐसा कुछ दिक्कत नहीं दिखेगी कि नहीं आप बहुत पढ़ने वाले स्टूडेंट थे और आप एकदम बिना नौकरी के बैठे हो। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से परेशान होने की ज़रूरत नहीं बच्चों को, ऑप्शंस की कमी नहीं है। हाँ, हो सकता है आप जितना पैकेज सोच के चल रहे हो उससे 1-2 लाख कम का मिले आपको, लेकिन खाली हाथ नहीं बैठोगे अगर मतलब आईटी सेक्टर में जाओगे तो। वेल, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। बहुत सारी अच्छी बातें हमने नीतीश से सीखी और उनके एक्सपीरियंस के बारे में जाना। आई होप कि आप लोग इससे काफ़ी मोटिवेट हो गए, आपको लगेगा कि हाँ कर लेना चाहिए, जब नीतीश भैया कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ या मैं भी कर सकती हूँ। खैर नीतीश भैया ने बहुत मेहनत की थी, भले ही कितना बोलें कि नहीं मतलब इतना मैंने नहीं पढ़ा, मैं उतना नहीं पढ़ता था, लेकिन फिर भी ठीक है। हो भले ही ये कम मतलब कम टाइम के लिए हो सकता है पढ़ने बैठते हो, लेकिन काफ़ी अटेंटिव रहते होंगे ये, तभी ये पॉसिबल। ऐसा नहीं होता कि बस गए दे दिया हो गया, ये तो बहुत कम लोग के साथ होता है, बहुत लकी लोगों के साथ होता है। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, जैसे कि नीतीश ने बोला कंसिस्टेंट रहिए, अपना एनालिसिस करते रहिए और बस मेहनत करते रहिए। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, सबको मेहनत का फल मिलता है, आपको भी मिलेगा। डीमोटिवेट मत होइए, मोटिवेशन के लिए बहुत वीडियोस होते हैं, देख लिया करिए। बाकी सेल्फ मोटिवेशन ही एंड तक साथ देगा, तो उस पर काम कीजिए। एंड इफ़ यू थिंक कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन रह गए हों जो आज के सेशन में हम नहीं ले पाए हों, तो प्लीज़ कमेंट्स में आप मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा जो भी सेशन होगा उसमें हम उसका आंसर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू नीतीश।